हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रीटमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इद्दत के बारे में। मुस्लिम लॉ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इद्दत, व्हाट इज़ इद्दत, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अमीर अली सेज इट इज़ एन इंटरवल विच ए वोमन इज बाउंड टू ऑब्जर्व बिटवीन द टर्मिनेशन बाय डेथ और डिवोर्स ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस एंड कमेंसमेंट ऑफ अनदर। मतलब एक्चुअली ये होता क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। मान लो कि एक हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ के अंदर, ठीक है, जब हस्बैंड जो है, हस्बैंड का डेथ या हस्बैंड डिवोर्स दे देता है इस वाइफ को, तब ये वाइफ को क्या करना होगा, वाइफ के डिवोर्स देने के बाद, ठीक है, डिवोर्स देने के बाद या हस्बैंड के डेथ होने के बाद एक पीरियड होगा, उस पीरियड तक ये शादी नहीं कर सकता। दूसरा जो है, जो वाइफ है वो शादी नहीं कर सकता। एक सस्पेंशन होता है टेम्पोररीली। ठीक है। टेम्पोररीली टर्मिनेशन मतलब इस टाइम के अंदर वो शादी नहीं कर सकता। क्योंकि इस टाइम क्यों शादी नहीं कर सकता, ये देखा जाता है कि ये जो वाइफ है ये इस हस्बैंड, पहला जो हस्बैंड है इसके द्वारा प्रेग्नेंट है या नहीं, ये देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। ठीक है। दूसरे जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए ये 6 मंथ तक जो है ये इद्दत पीरियड पालन करना होता है वाइफ को। तो समझ लेते हैं इधर, इट इज़ एन इंटरवल, एक विडती होते हैं। ठीक है। इंटरवल होता है एक, विच द वोमन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, जो वाइफ को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। बिटवीन द टर्मिनेशन बाय डिवोर्स और डेथ। अगर हस्बैंड का डेथ होता है या डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद वाइफ को ये टर्मिनेट करना पड़ता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है शादी करने से पहले। ठीक है। बाय डेथ और डिवोर्स ऑफ वन मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब विवाह में जो एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं। एंड द कमेंसमेंट ऑफ द अनदर, मतलब दूसरा जो विवाह करेगा। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द अनदर जब विवाह करेगा ये वाइफ, उस विवाह के पहले 6 महीने का एक विरति लेना होता है, शादी जो पहला जो शादी था उसके डिवोर्स के बाद। ठीक है। इद्दत इज द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज इनकम्बेंट अपॉन ए वुमन, मतलब ये इनकम्बेंट होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है वुमन के ऊपर, हुज मैरिज हैज़ बीन डिसॉल्व बाय डिवोर्स और हस्बैंड्स डेथ, जिसका मैरिज डिसॉल्व कैसे हुआ, डिवोर्स के माध्यम से या हस्बैंड के डेथ की वजह से। ठीक है। टू रिमेन सेक्लूशन एंड टू एब्सटेन फ्रॉम मैरिंग अनदर हस्बैंड। ये रिमेन सेक्लूशन का क्या मतलब है, सेक्लूशन का मतलब अकेला रहना। ठीक है। ठीक है, अकेला रहना। एंड टू एब्सटेन फ्रॉम मैरिंग, और एब्सटेन का मतलब है कोई भी चीज़ ना करना। क्या ना करना, मैरी करना। कोई भी मैरी नहीं कर सकता अनदर हस्बैंड के साथ। ठीक है। सून आफ्टर द डिवोर्स और हस्बैंड डेथ, हस्बैंड के मर जाने के बाद या हस्बैंड जो डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स के कुछ टाइम बाद ही ये मैरी या कुछ भी नहीं कर सकता जो वाइफ है वो। ठीक है। दिस रूल ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द वाइफ नॉट टू मैरी अनदर हस्बैंड आफ्टर द डिवोर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब ये रूल क्या होता है, ये रूल इम्पोज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करते हैं। ठीक है। रोकता है एक वाइफ को। ठीक है। क्या करने के लिए, नॉट टू मैरी, विवाह ना करने के लिए रोकता है ये लॉ। ठीक है। आफ्टर डिवोर्स और एक्सपायरी ऑफ द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इद्दत, मतलब इद्दत का जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसको एक्सपायरी के बाद, मतलब 6 महीने अगर रहता है इद्दत पीरियड तो 6 महीने के बाद कुछ भी कर सकता है। ठीक है। वो शादी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज़ नॉट पिक्यूलर ओनली इन मुस्लिम लॉ, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में ही नहीं है। ठीक है। दस इन द जापानीज फैमिली लॉ, जापानीज जो फैमिली लॉ होता है, जापानीज फैमिली लॉ में ये प्रोविज़न है। ठीक है। कि क्या प्रोविज़न, डिवोर्स के बाद वाइफ जो है वो मैरी नहीं कर सकता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के एक्सपायरी के पहले वो जो फैमिली लॉ है जापानीज़ का, जापान का फैमिली लॉ में भी ये बताता है कि वाइफ जो है हस्बैंड के मरने के बाद या हस्बैंड डिवोर्स देने के बाद
वो 6 महीने के पहले शादी नहीं कर सकता, 6 महीने के बाद शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 6 महीने का विरति रहता है, जो सस्पेंशन रहता है, जो मतलब रेस्ट्रिक्शन रहता है वाइफ के ऊपर, इसको ही इद्दत बोलते हैं। वाइल ए मेल कैन मैरी अनदर वाइफ इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, जो मेल पर्सन होता है जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के बाद ज़रूर शादी कर सकता है, अगर उसका पहले से ही 3 शादी नहीं हो चुका है तो। ए मुस्लिम मैरिज इज नॉट फाइनली मुस्लिम मैरिज इज नॉट फाइनली डिजॉल्व फॉर ऑल पर्पज इमीडिएटली ऑन डेथ और डिवोर्स। मतलब मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, ये फाइनली डिवोर्स मतलब डिवोर्स के बाद या डेथ के बाद ही पूरा डिजॉल्व नहीं हो जाता, पूरा शादी जो है वो डिजॉल्व नहीं हो जाता इमीडिएटली, बट इवन आफ्टर सच डिसोल्यूशन इट कंटिन्यूज ऑन द डेथ और डिजॉल्व, बट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन इट कंटिन्यूज, मतलब ये डिसोल्यूशन के बाद भी कंटिन्यू रहता है जब तक इसका इद्दत पीरियड ख़त्म नहीं होता। मतलब मान लो कि एक हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे दिया, ठीक है, अब वाइफ जो है, वाइफ अपने सस्पेंशन पीरियड में है, इद्दत पीरियड चल रहा है, ठीक है वाइफ का। इस टाइम में भी हस्बैंड से वाइफ का जो डिवोर्स है ये परमानेंटली डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक ये इद्दत पीरियड ख़त्म नहीं होता। अगर इद्दत पीरियड के अंदर देखा जाए कि वाइफ प्रेग्नेंट है इस हस्बैंड के द्वारा, तो ये डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ डिवोर्स कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट कब टोटल डिसोल्यूशन होगा मैरिज का, जब ये वाइफ का जो इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ बीइंग एसर्टेन वेदर शी इज प्रेग्नेंट बाय हस्बैंड, ये किसके लिए ऐसा टाइम लिया जाता है, इज वन ऑफ द पर्पज, इसका जो मेन पर्पज है बीइंग एसर्टेन, मतलब निश्चित हो जाना कि इसके गोद में जो बच्चा पाल रहा है, ठीक है, बच्चा आया है वो किसका है, ये एसर्टेन होने के लिए। मतलब अगर मान लो कि वाइफ जस्ट डिवोर्स के बाद ही किसी और से शादी कर लेता है, ठीक है, और उसके जो वोम में एक बच्चा आ जाता है, तो वो बच्चा किसका होगा, कैसे पता चलेगा, इस हस्बैंड का या उस हस्बैंड का। ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए, पेरेंटेज का कन्फ्यूजन हटाने के लिए ऐसा टाइम दिया जाता है, ठीक है। वेदर द प्रेग्नेंट बाय हस्बैंड सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ द पेरेंटेज, जो इसका पिता है उस पेरेंटेज का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा टाइम लिया जाता है और द चाइल्ड बोर्न। और ये जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड का मेन मकसद क्या होता है, एसर्टेन कर लेना दैट प्रेगनेंसी, एसर्टेन ऑफ द प्रेगनेंसी बीइंग द सोल ऑब्जेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एसर्टेन हो जाना प्रेगनेंसी किसके माध्यम से हुआ है, पहला हस्बैंड से या दूसरा। तो पहला हस्बैंड से ही डिवोर्स होने के 6 महीने बाद ही वो जो है वो दूसरे किसी से शादी कर सकता है, तो उसके अंदर ही पता चल जाएगा वो वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। इद्दत नीड नॉट बी ऑब्जर्व when the marriage remains unconsummated except in the case of valid marriage। मतलब ये जो वाइफ है, वाइफ को इद्दत पीरियड मानना नहीं पड़ेगा जब उन्होंने कभी भी कंज्यूमेट नहीं किया हो, ठीक है। कंज्यूमेट मतलब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, अगर दोनों को ही पता है कि उन दोनों ने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही नहीं है इस मैरिज के अंदर, तो उस टाइम में इद्दत पीरियड नहीं पालना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द डिसोल्यूशन हैज बीन कॉज्ड बाय डेथ, जब वो डेथ के माध्यम से हो गया हो, ठीक है। अब ये इद्दत पीरियड का इंसिडेंट क्या होता है, मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज मानना पड़ता है एक वाइफ को एट द टाइम ऑफ दिस इद्दत। द वाइफ कैनॉट मैरी विथ अनदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत पीरियड के अंदर विवाह नहीं कर सकता जो वाइफ है वो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ऑफ द डिवोर्स हस्बैंड कैनॉट मैरी अनदर वाइफ, हस्बैंड भी वाइफ को किसी अनदर वाइफ को मैरी नहीं कर सकता अगर उसका पहले से 3 वाइफ है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या होता है, मुस्लिम मैरिज में कि मैक्सिमम 4 मैरिज कर सकता है, 4 शादी किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि जो 4th वाइफ है, 4th वाइफ को ही डिवोर्स दिया गया और 4th जो वाइफ है वो इद्दत पीरियड में है, तो अगर इस हस्बैंड अगर मैरी कर लेता तो चौथा में दूसरा कोई वाइफ आ जाता, और ये जब इद्दत पीरियड में मतलब ये जाना जा रहा है कि वो भी प्रेग्नेंट है, ये 4th जिसको डिवोर्स दिया गया था,
तो एक कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिए जब एक हस्बैंड का 3 वाइफ पहले से ही है तो वो उसको भी इद्दत पीरियड मानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सी हैज़ अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। और ये जो वाइफ है इद्दत पीरियड के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है हस्बैंड से। ठीक है, और द प्रोहिबिशन टू मैरी बाय अनलॉफुल कंजंक्शन कंटिन्यूज ड्यूरिंग इद्दत ऑफ वाइफ। वाइफ के जब इद्दत पीरियड चल रहा है उस टाइम में वाइफ का जो सिस्टर है उससे भी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, जो अनलॉफुल कंजंक्शन है वो नहीं कर सकता जो हस्बैंड है वो। ठीक है, द पार्टीज में इनहेरिट इन अ सर्टेन केस। मतलब जो पार्टीज है मतलब जो वाइफ है वो इनहेरिट कर सकता है हस्बैंड के पास ही। ठीक है, द वाइफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व मोर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत के जो टाइम है उस टाइम में जो वाइफ है वो क्या करना पड़ेगा, उसको एब्सटेन, उसको मतलब रोका जाएगा फ्रॉम रिच क्लोथ्स, जो महंगे कपड़े होते हैं, परफ्यूम्स एंड अदर ब्यूटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हर बॉडी। जो उसके बॉडी को ब्यूटिफाई करता है ऐसा कुछ भी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इद्दत पीरियड के टाइम में जो वाइफ है उसको। ठीक है, द वाइफ बिकम्स एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट ऑफ हर होल अनपेड डावर। जो डावर अनपेड था हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, वो डावर पे करना होता है वाइफ को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इद्दत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।